जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स आपसे सारे डिस्कस हो चुके और ये चीज़ भी डिस्कस हो गई कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे काम करते हैं और उस ऑर्डर की कॉस्टिंग के अलावा आप उसकी सेलिंग प्राइस तक डिटरमिन करते हैं। दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट थी, एक के कॉस्ट की शीट आप कैसे बनाते हैं और जिस एक चीज़ पे काफ़ी एम्फेसिस रहा वो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड का कॉन्सेप्ट था कि जब आप डिफरेंट स्मॉलर एंड लार्जर ऑर्डर पे काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि आप पूरे साल के फैक्ट्री के एक्सपेंसेस किसी एक ऑर्डर के ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लें कि एक शॉप है जिसके पास एक ऑर्डर आया और वो ऑर्डर जो है वो 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा अपने तमाम प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ। अब ये चीज़ आपकी नॉलेज में है कि फैक्ट्री का जो रेंट है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इसके अलावा जितने तरह के टैक्सेस हैं वो सारे वो कंपनी या तो मंथली पे करती है या कुछ एक्सपेंसेस वो एनुअल पे करते हैं। अब उस फर्म के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो उस 3 डेज के ऑर्डर के ऊपर उन तमाम एक्सपेंसेस का एक एस्टिमेट जो है वो अप्लाई करें। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को अलग रखते हैं और जो डिफरेंट हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं उस पर हम फैक्ट्री ओवरहेड की एक सर्टेन परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को मैंने लास्ट जो 3 क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें काफ़ी डिटेल में आपको फैक्ट्री ओवरहेड की वर्किंग करके दी कि वो किस तरह अप्लाई होता है। आज अभी इसको इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आप आज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की एंट्रीज को देखेंगे और ये जो जनरल एंट्रीज आपको मिलेंगी इसके अंदर आपको फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड भी मिलेगा। तो अप्लाइड का कॉन्सेप्ट आपका रिफ्रेश होना चाहिए। इसके क्वेश्चन नंबर 3 जो इससे मैंने पहले कराया था उसके अंदर मैंने आपको कंपनी का एक पूरा बजटेड डेटा भी दिखाया था और उस डेटा के साथ जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड वो रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके बाद उस रेट को कैलकुलेट करने के बाद उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो चीज़ भी हमने डिस्कस की थी। बाकी कुछ एंट्रीज इसकी बड़ी सिंपल है जैसे इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं और ये जिस तरह आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट को कॉन्सेप्ट करते थे उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री जो है वो प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट एंट्री देखें कि अगर कंपनी मटेरियल परचेज करती है तो वो मटेरियल अकाउंट डेबिट कर देंगे और अकाउंट पेबल क्रेडिट कर देंगे। ये याद रहे कि कैश आप उस वक्त यूज करते हैं जब क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बताता है। इफ क्वेश्चन इज टेलिंग यू नथिंग अबाउट कैश देन you can assume that all transactions will be covered through credit activities. अब यहाँ पर मैंने मटेरियल कंट्रोल डेबिट किया है। आप मटेरियल कंट्रोल डेबिट कर सकते हैं, आप सिर्फ मटेरियल अकाउंट यूज कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट ये होगा कि द थिंग दैट यू आर बाइंग विल बी डेबिटेड एंड अकाउंट पेबल इज क्रेडिटेड। तो मटेरियल जब भी आप परचेज करेंगे आप मटेरियल अकाउंट डेबिट कर देंगे और अकाउंट पेबल क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई मटेरियल ऐसा था जो कि आपकी स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा था और आपने कुछ मटेरियल सप्लायर को अगर रिटर्न कर दिया तो रिटर्न करने की एंट्री जो है वो आपकी जो फर्स्ट एंट्री आपने बनाई है इसी एंट्री की आप रिवर्स एंट्री बना देंगे। अकाउंट पेएबल अब डेबिट हो जाएगा और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब मटेरियल की नॉर्मली 2 एंट्रीज बन रही होती हैं, एक जब आप मटेरियल परचेज करते हैं जैसे कि आपने यहाँ देखा कि आपने मटेरियल डेबिट कर दिया और अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर दिया। अब टर्न आती है कि आप उसमें से कुछ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। तो जब आप मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा कि आपने मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया है, या वो यहाँ पे लिख सकता है कि आपने यूज कर लिया है। तो अगर इस तरह की कोई एंट्री देता है तो इस सिचुएशन के अंदर वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट हो जाता है और जो मटेरियल आपके पास था वो मटेरियल अब आप क्रेडिट कर देते हैं। इसमें आपने केयर करनी है कि जब मटेरियल रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन प्रोसेस पे चला जाएगा तो फर्स्ट टाइम आपने वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट करना है। यानी अब आप ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ अब रॉ मटेरियल की फॉर्म में नहीं है
बल्कि इसके ऊपर वर्क जो है वो स्टार्ट हो गया, और फिर आप मटेरियल कंट्रोल को क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि ये एंट्रीज चेंज नहीं होती, एंट्री स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। आप जब भी मटेरियल यूज करेंगे तो एंट्री आपकी यही बनेगी कि वर्किंग प्रोसेस डाइवर्ट हो जाएगा और मटेरियल कंट्रोल क्रिएट हो जाएगा। ये याद दिलाते चलूं, क्योंकि वेन एवर any asset is increasing, you put it on the debit side, and when any asset is decreasing, then you put it on the credit side. So similar concept will be applied on work in process and material control. बेसिक के अंदर हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि हमारे पास मटेरियल टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। आप देखिए यहाँ वो इस ट्रांजेक्शन में कहता है कि फर्म ने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया है प्रोडक्शन के लिए। तो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए यह याद रहे कि आप इनडायरेक्ट मटेरियल को, इनडायरेक्ट लेबर को और फैक्ट्री के बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन तमाम को आप फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कवर करते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें जिनको आपने बेसिक कॉस्टिंग के अंदर सीखा कि ये फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट में आते हैं, उन तमाम की एंट्रीज बनाने के लिए आपने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर देना है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल में इशू करूं तो भी मैं फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करूंगा और मटेरियल क्रेडिट कर दूंगा। इसके अलावा फर्दर एंट्रीज के अंदर भी आप देखेंगे कि और कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होता है। ये एंट्री मैंने डिटेल में इस वजह से रखी है कि इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूँ, और अगर आपको ये डिफिकल्ट लगे तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जो है इसको आप सीख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच में काम में आता है। स्पेशली वो तमाम फर्म्स जहाँ टैक्स की डीलिंग होती है वहाँ ये कॉमन प्रैक्टिस है। और मैं इसको इजी वर्ड्स में बोल रहा हूँ कि जब आप किसी की सैलरी की बात करते हैं तो अक्सर आप पूछते हैं कि टेक होम कितना है। तो टेक होम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितनी उसकी ग्रॉस सैलरी बन रही होती है उसको उतनी ही सैलरी पे नहीं की जा रही होती, बस के उस सैलरी का कुछ पार्ट जो होता है वो उसका टैक्स की फॉर्म के अंदर डिडक्ट हो जाता है। तो मैं इस एंट्री के थ्रू वो दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप पहले पार्ट में देखें तो जो डायरेक्ट लेबर का जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 56,000। यानी फर्म को एक्चुअली जो लेबर की पेमेंट करनी है वो 56,000 करनी है। इसको आप ग्रॉस अमाउंट कह सकते हैं, लेकिन रियल में वो 56,000 की पेमेंट जो है वो लेबर को नहीं करेगा, बल्कि इसमें से कुछ पार्ट टैक्स के मद में कट जाएगा। तो 1,000 टैक्स में कट रहा है और 5% जो है वो प्रोविडेंट फंड में डिडक्ट हो रहा है। इसका मतलब हम इस एंट्री के थ्रू ये मालूम करना चाह रहे कि लेबर को एक्चुअल पेमेंट कितनी मिलेगी और कितने पैसे आपके पास ही होंगे जो कि आप टैक्स में और प्रोविडेंट फंड के अंदर अपने पास रखेंगे और बाद में उसकी आप पेमेंट करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो कि हम हमेशा फर्म्स के अंदर अप्लाई करते हैं। तो आप देखें मैंने पेरोल को डेबिट किया है 56,000 से। तो ये जो पेरोल का डेबिट है ये शो करेगा कि टोटल कितना अमाउंट आपको लेबर को पेमेंट करनी है। लेकिन रियल पेमेंट कितनी हो रही है उसके लिए मैंने देखे पहले इनकम टैक्स क्रेडिट किया जितना उसने बताया। अगर वो परसेंटेज बता देता तो मैं परसेंटेज अप्लाई कर देता। उसने चूंकि अमाउंट दिया तो मैंने अमाउंट दे दिया। प्रोविडेंट फंड उसने कहा 5%, तो मैं 56,000 का 5% कैलकुलेट करके वो मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया। और ये जो एक्रूड पेरोल है इसको आप कह सकते हैं कि ये वो अमाउंट है जो कि एक्चुअली हम उसको पे करेंगे। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये जो 52,200 है ये उसका टेक होम होगा। तो इस एंट्री पे मेरी पर्सनल अटेंशन इस वजह से है कि ये एंट्री प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हर कंपनी पे अप्लाई होती है, हर लेबर पर और हर सैलरी क्लास पे अप्लाई होती है। जब आप ये सुनते हैं कि जनाब टैक्स का बर्डन है, टैक्स इतना डिडक्ट हो रहा होता है सैलरी पे से, तो वहां आप समझ लीजिए कि कुछ इसी टाइप की एंट्री जो वो बन रही होती है। एक आपका ग्रॉस अमाउंट बनता है, उसके बाद जितने भी टैक्सेस उस पर डिडक्ट होने होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, और उसके बाद फिर आपका एक नेट पेमेंट बन जाती है। जब आप इसकी पेमेंट कैश में करते हैं
तो इस एक्रूड पेरोल को फिर आप डेबिट कर देते हैं और कैश को फिर आप क्रेडिट कर देते हैं। अगर लेक्चर आप अटेंटिवली अटेंड करेंगे तो ये हो सकता है कि जब मैं बाद में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और मैं आपसे ये पूछूं कि आप एक्रूड पेरोल की अगर पेमेंट करना चाहें तो उसकी एंट्री क्या बनती है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं इसकी एंट्री आपको बता रहा था कि एक्रूड पेरोल को अगर मैं पे करूंगा तो फिर मैं किस अकाउंट को डेबिट करूंगा और किस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको रिवर्स में जाकर इसको दोबारा चेक कर सकते हैं, आपको वो एंट्री भी इसमें मिल जाएगी। डायरेक्ट लेबर का जो टोटल अमाउंट है जो आपने इंकर किया था या जिसको हम ग्रॉस अमाउंट कह रहे थे, इस अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए आप वर्क इन प्रोसेस डेबिट करते हैं और पेरोल को आप क्रेडिट कर देते हैं। स्टूडेंट 3 एंट्रीज ऐसी आएंगी जिसमें मैं वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट करूंगा, तो वो मैं आपको एक मरतबा फिर दिखा रहा हूँ और जब मैं ओवरऑल कवर करूंगा तो मैं दोबारा आपको चेक करा दूंगा। एक आपने याद करना है कि जब भी डायरेक्ट मटेरियल इशू होता है तो डायरेक्ट मटेरियल को इशू करते वक्त हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं और मटेरियल कंट्रोल को क्रेडिट करते हैं। This is the first entry in which we are debiting work in process and credit material account. Second entry is this one. When direct labor cost incurred, in this case, we debit work in process account and credit payroll. तो ये दो एंट्रीज बन गई, एक डायरेक्ट मटेरियल के यूज करने की और दूसरी डायरेक्ट लेबर की, और इसके थ्रू भी हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं और पेरोल को क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ देखें फिर इनडायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं, तो जो इनडायरेक्ट लेबर है ये उसी तरह से जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जितनी भी आपके अदर एक्सपेंसेस हैं अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, वो सारे इफेक्टिव रेट में जाते हैं। तो इसमें भी देखिए आपके डायरेक्ट लेबर में मैंने इफेक्टिव रेट को डेबिट किया हुआ है और पेरोल को क्रेडिट किया। यहाँ एक एंट्री आपको दे दी कि तमाम अदर जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उसको इंक्लूड करने के लिए आप फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अकाउंट पेबल क्रेडिट कर देंगे। एज्यूम कर लीजिए कि एग्जामिनर जो है इसमें वो आपको डिफरेंट टाइटल्स दे देता है। एग्जामिनर टाइटल दे रहा है रेंट का, या वो आपसे कहता है रिपेयर का एक्सपेंस है, या बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ऐसे जितने एक्सपेंसेस हैं, अगर ये मैं इस तरह के डिफरेंट एक्सपेंसेस आपको देता रहूं जो कि फैक्ट्री से रिलेट कर रहे हैं और आपसे पूछूं कि इन तमाम केसेस के अंदर आप एंट्री क्या बनाएंगे, तो एंट्री बनाने के लिए आपने ख्याल रखना है कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कर देना है और अकाउंट पेबल क्रेडिट कर देना है। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि उसकी जो आप नरेशन पास कर रहे हो तो नरेशन के अंदर आप लिखते हैं कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये रेंट से रिलेट करता है या ये रिपेयर से रिलेट करता है या ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता है। तो मैं कंक्लूड करूंगा, इफ वी आर incurring any kind of expense in factory, we put factory overhead account on the debit side and account payable on the credit side. अच्छा, अब अगर आप अभी तक के आप एंट्रीज देखें तो आपको डिफरेंट एंट्रीज के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होता हुआ नजर आएगा। जैसे मैं आपको एक एंट्री दिखा रहा हूँ, ये देखें, इस एंट्री में मैंने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया था तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हुआ था। तो जब फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो रहा है तो टेक्निकली मैं एक एक्सपेंस को डेबिट कर रहा हूँ कि जी इतना एक्सपेंस मेरा रिकॉर्ड पर आ रहा है। फिर देखें इस एंट्री के अंदर भी मैंने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट किया, तो ये एक और एक्सपेंस आपका ऐड हो गया इनडायरेक्ट लेबर के नाम से। फिर इस एंट्री को देखिए, इस एंट्री में मैंने फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट किया है, ये भी शो कर रहा है कितना एक्सपेंस जो हुआ आपका फैक्ट्री का एक्सपेंस। अब ये इस पे एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ कि अब एक एंट्री आपके पास आ रही है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की। इसका जिक्र मैं भी आपसे कर रहा था कि चूंकि जब आप जॉब ऑर्डर पे काम करते हैं तो सारे एक्सपेंसेस को आप एक साथ एक ही ऑर्डर पे अप्लाई नहीं कर देते। तो आपने एक एस्टिमेट बनाया होता है कि जनाब इतनी देर काम होगा तो ओवरहेड के एक्सपेंसेस इतने होंगे। देखिए यहाँ वो कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन 125% ऑफ डायरेक्ट लेबर।
तो ये इस तरह की परसेंटेज मैं लास्ट 3 क्वेश्चंस के अंदर आपसे कैलकुलेट भी करवाता रहा और इसकी मैंने वर्किंग भी शो की। तो आई होप कि अब आप इससे यूज टू होंगे, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ लिख दिया है कि इसकी वर्किंग, आप डायरेक्ट लेबर का जो अमाउंट है 56,000, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा आपका डायरेक्ट लेबर का अमाउंट, ये रहा। मैंने डायरेक्ट लेबर का ये जो अमाउंट था 56,000 का, ये अमाउंट लिया और इस अमाउंट पर मैंने 125% अप्लाई किया, तो ये अमाउंट बना 70,000। जो चीज आपने केयरफुली फॉलो करनी है और बहुत क्लोजली इसको वॉच करना है वो ये कि ये एक वाहिद एंट्री ऐसी बनती है जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट होता है। बुक्स के अंदर इस एंट्री के अंदर वो अप्लाइड का वर्ड भी लिखता है, लेकिन मैं इसको इजी करने के लिए अप्लाइड का वर्ड हटा देता हूँ, क्योंकि अप्लाइड की वजह से आपको एक मजीद एंट्री बनानी पड़ती है। मैं इसको डायरेक्टली क्रेडिट करवा रहा हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। तो मैंने यहाँ देखिए लिखा है कि रिमेंबर फैक्ट्री ओवरहेड इज क्रेडिटेड ओनली व्हेन वी वांट टू अप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। तो आगे मैं लेजर में आपको इसको दिखाऊंगा कि फैक्ट्री ओवरहेड जब क्रेडिट होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड वो एंट्री है जिसके अंदर आप वर्क इन प्रोसेस डेबिट करते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट करते हैं। ये एंट्री भी चेंज नहीं होगी, सो यू कैन लर्न इट। और ओवरऑल यहाँ पर एक चीज और रिपीट करूंगा कि 3 टाइम्स हमारा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट होता है। तो उसको एक मरतबा फिर आप देख लें। एक वर्क इन प्रोसेस आप डेबिट करते हैं जब आप डायरेक्ट मटेरियल को यूज करते हैं। दूसरा, आप वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं जब आप डायरेक्ट लेबर को यूज करते हैं। और तीसरा, आप वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं जब आप फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड करते हैं। तो जब आप इसको 2-3 टाइम्स रिपीट करेंगे, रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर आप इसके क्वेश्चंस बनाएंगे, तो फिर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में सेट होगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो चीजें थी वो प्रोसेस के अंदर चल रही थी। हमने डायरेक्ट मटेरियल भी यूज कर लिया, डायरेक्ट लेबर भी ट्राई कर लिया और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड भी अप्लाई कर लिया। अब हम इन तमाम चीजों को जब कंप्लीट करते हैं तो क्वेश्चन आपको एक एंट्री देगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड के अंदर जितना भी वो अमाउंट बताता है, इस एंट्री के अंदर हम फिनिश गुड्स को डेबिट कर देते हैं, यानी गुड्स अब हमारे तैयार हो गए और जो चीजें हमारी वर्क इन प्रोसेस के अंदर थी वो अब क्रेडिट में चली जाएंगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री जब, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स जब कंप्लीट होता है तब हमारा फिनिश गुड्स डेबिट में आता है, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड दो एंट्रीज और बनती हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने ये गुड सर्टेन प्राइस पे सेल कर दिया है, तो सेल की एंट्री में आप अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देते हैं, और जिस तरह आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। और अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट पता हो तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करके फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर देता हूँ। याद रहे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये शो कर रहा है कि एक्सपेंसेस अब आपके डेबिट हो रहे हैं और जो गुड्स आपके तैयार थे वो गुड्स अब आपके पास से कम हो जाएंगे। तो फिनिश गुड्स को रिड्यूस करने के लिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। इनमें से किसी भी एंट्री का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जितना भी अमाउंट होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट कर दिया जाएगा और फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएगा एंड सो ऑन। ये एक टी काउंट है, बहुत इंटरेस्टिंग। और इसके थ्रू आप एक चीज को कवर करेंगे और वो है कि फैक्ट्री ओवरहेड का अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड हम कैसे निकालते हैं। ये अंडर अप्लाइड भी हो सकता है और ओवर अप्लाइड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट बनाने के लिए आपने अपने क्वेश्चंस में जितनी एंट्रीज बनाई हैं आप तमाम एंट्रीज को इसमें प्लेस कर देंगे। मैं आपको एक एंट्री चेक करा देता हूँ पहले। ये देखें, इस एंट्री में आपने फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट किया था, तो टी अकाउंट के अंदर ये जो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हुआ हुआ है ये डेबिट में चला जाएगा। फिर एक एंट्री देखिए, आपने यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट किया था 4,000 से, तो ये वहां डेबिट में चला जाएगा। फिर आपने 56 से डेबिट किया, ये भी वहां डेबिट में चला जाएगा।
और एक एंट्री आपने बनाई थी जिसके अंदर आपने फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट किया था, जब हमने सीखा था कि हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड करते हैं, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट में चला जाएगा। खैर, चूंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने टी अकाउंट बनाया हुआ है तो ये इजी है। जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट डेबिट में आ रहे हैं वो आपने डेबिट में डाल दिए, जो क्रेडिट में आ रहे हैं वो आपने क्रेडिट में डाल दिया। अब देखें, डेबिट का जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 62,000, और जो अप्लाइड हुआ था वो 70,000। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एस्टिमेट किया था कि फैक्ट्री ओवरहेड खर्च होगा 70,000, जबकि जो एक्चुअल खर्च हुआ है वो 62,000। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये ओवर अप्लाइड। तो ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड उस वक्त बनेगा जब कंडीशन ऐसी बनेगी कि आपको क्रेडिट साइड पर अमाउंट ज्यादा नजर आ रहा और डेबिट साइड पर आपको अमाउंट कम नजर आ रहा। अब इसी का वाइस वर्सा कर लें। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस अमाउंट को चेंज कर दूं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको मैं 60,000 कर दूं। अब एक सिचुएशन आप ऐसी बना रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि अब आपके पास यहाँ पर अमाउंट डेबिट में ज्यादा है और क्रेडिट में कम है, तो फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये अंडर अप्लाइड होगा। तो मैं चूंकि अभी ओवर अप्लाइड करा रहा था, तो मैं ओवर अप्लाइड की फिगर पे दोबारा जा रहा हूँ कि देखिए ये सिचुएशन ओवर अप्लाइड को शो करेगा, लेकिन अगर हम इसके अमाउंट को चेंज कर देते और आपको यहाँ पर अमाउंट कम नजर आ रहा हो तो फिर आप इसे अंडर अप्लाइड कर देंगे। और ओवर या अंडर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि आपने एस्टिमेट किया था कि एक्सपेंसेस आपके 70,000 होंगे, जबकि एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके 62,000 हुए। सो दिस इज कॉल्ड ओवर अप्लाइड ओवरहेड। तो इस ओवर अप्लाइड ओवरहेड को हम क्लोज करने के लिए और एडजस्ट करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड को उस डिफरेंस से डेबिट कर देते हैं। तो याद रहे कि 70,000 और 62,000 का जो डिफरेंस आएगा वो 8,000 आ रहा है। तो ये 8,000 मैं इस एंट्री में लूंगा और फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर दूंगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज समझनी हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्यों क्रेडिट किया, तो उससे पहले अपनी तमाम क्वेश्चंस की एंट्रीज को प्रैक्टिस करनी होगी, लेजर तक पहुंचना होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स ऊपर के इम्प्रूव करने होंगे। फिर अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। तब आपको ये एंट्री समझ में आएगी, रीजन समझ में आएगा कि क्यों सर ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट किया। अभी मैं एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि सर ने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट क्यों किया, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे रिस्पॉन्ड करने की थ्रू प्लेटफॉर्म। और अगर आप इसमें, जब आप मुझे अगर ये समझा देंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट क्यों हो रहा है, तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट मैं दूंगा कि व्हाई वी आर क्रेडिटिंग दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट।